नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज मैं आपसे सिनॉप्सिस के एक अलग विषय पर बात करने वाला हूँ और ये विषय है यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों ही विषय मेथडोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और जब आप किसी भी शोध को करते हैं या कोई रिसर्च पे काम करना शुरू करते हैं तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपका सैंपल कहाँ से आएगा ये आपको तय कर लेना चाहिए और पहले तय कर लेना चाहिए। तो आप सैंपल का मतलब ये हुआ कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें से आप 4 को लेने वाले हैं। तो ये 10 लोग को क्या कहते हैं? ये 10 लोग को प्राय यूनिवर्स कहते हैं। अलग अलग किताबों में इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई किताब उसको से पॉपुलेशन कहती है। मुझे ये शब्द पसंद नहीं है क्योंकि जब हम जनसंख्या या पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम सभी लोगों की बात करते हैं। कुछ दूसरी किताबों में इसका अच्छा नाम दिया गया है जिसको कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको इस उदाहरण से इस बात को समझिए कि आप एक विश्वविद्यालय में जाके आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं। मान लीजिए कि उस विश्वविद्यालय में 10,000, 15, 20,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये 10, 15, 20,000 विद्यार्थी आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया क्योंकि यहाँ से आप अपना सैंपल ड्रॉ करने वाले हैं। अच्छा, इस बात को आप और समझ लीजिए कि पूरे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को जो है आपको सर्वेक्षण करना ज़रूरी नहीं है। इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा, इसमें आपका पैसा ज़्यादा लगेगा और कुछ लोग आपको मिलेंगे, कुछ लोग नहीं मिलेंगे। तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो उसमें भी आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसी भी वजह से आपको जो है पूरे पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को सर्वेक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें से आप कुछ सैंपल ड्रॉ करते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया, इसमें आपको 3-4 बातों का ध्यान देना चाहिए कि आप किन लोगों से सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये लोग कौन हैं। तो अपने उदाहरण के अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो हमारे लिए हो गए पूरा पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कौन लोग हैं ये आपको पता चल गया। ये आप कब करने वाले हैं, ये कहाँ से ये विद्यार्थी आने वाले हैं, उस विश्वविद्यालय से आने वाले हैं। तो आपको ये भी तय हो गया। तीसरी बात ये है कि विद्यार्थी कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। तो अलग अलग विभागों में पढ़ते हैं। अब समझिए विश्वविद्यालय में 15-20 विभाग हैं। तो आप किन विद्यार्थियों को पूरे 15-20 विभागों से अपने सैंपल को ड्रॉ करने वाले हो या कुछ लोगों को ड्रॉ करने वाले हो। और आखिरी चीज़, जब आप किसी पॉपुलेशन को परिभाषित करते हो तो ये रहता है कि इसकी अवधि क्या है। कहने का मतलब ये कि वर्तमान स्थिति मतलब 1920 और 1922 के बीच में जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड हैं जो है ना, उनमें से आप अपने सैंपल को ड्रॉ करने वाले हो। तो इसका जियोग्राफी क्या है, मतलब आपका विश्वविद्यालय हो गया, ये कौन है, ये छात्र हैं, इनकी अवधि क्या है, जो वर्तमान स्थिति है, जो विश्वविद्यालय में अब उनके अटेंडेंस रजिस्टर में उसका नाम है, विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड हैं, विभाग में रजिस्टर्ड हैं। तो ये 3-4 बातें आपको आपके पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करती हैं। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। जब हम किसी यूनिवर्स या पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मूलतः हमें 3 चीज़ों को समझ जाना चाहिए। एक तो होता है सेंसस, दूसरा होता है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा होता है सैंपल। सेंसस का मतलब क्या हुआ, इसको तो आप सब जानते ही होंगे। हर 10 साल में भारत सरकार जो है सेंसस कराती है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में रहता है उस समय उस देश में उपलब्ध हो उसको अपन सेंसस करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, प्राय हम किसी भी सर्वेक्षण में या किसी भी तरह का शोध करते हैं तो हम ये सेंसस में नहीं करते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको पैसा ज़्यादा लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसकी एक्यूरेसी में थोड़ी गड़बड़ रहती है और इसका एक डिस्ट्रक्टिव पावर भी होता है। मतलब जब तक आप सर्वेक्षण करेंगे जब तक आपका सेंसस का पॉपुलेशन बदल सकता है। तो इसकी वजह से सेंसस करना आवश्यक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जानकारी आपको सेंसस का अध्ययन करने से या सर्वेक्षण करने से मिलेगी, लगभग वैसी ही और उतनी ही जानकारी, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ आपको सैंपल से मिल सकती है। इसका आप सरल उदाहरण ले लीजिए। आपने जो है ना प्रेस्टीज कुकर के अंदर चावल बनाए, तो आपको चावल पके ना पके इसको पूरे चावल को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने 1 या 2 या 3 चावल के टुकड़े निकाले और आपने हाथ में करके उसको मसक के देखा। अगर चावल ठीक तरह बन गया है, मुलायम हो गया, तो इसका मतलब पूरा चावल जो है वो मुलायम बन गया है। कहने का मतलब ये है कि 2-3 जो चावल के पीस आपने निकाले उसको हो गया सैंपल। और यूनिवर्स क्या हुआ या पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, वो पूरे चावल जो है प्रेस्टीज कुकर के अंदर जो थे या किसी बर्तन में थे। लगभग वैसी ही तरह सैंपल का अपन काम करते हैं। सैंपल को आप किस तरह से ड्रॉ करते हो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना सैंपल ड्रॉ करते हो इसका ये करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
तो मूलतः हम सैम्पलिंग के बारे में बात करने आए हैं। अब आपने देखा कि पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुए थे। एक सर्वेक्षण में एक एजेंसी ने 1 लाख से ज़्यादा लोगों का सर्वेक्षण किया था और ये बताया था कि एक पार्टी को 130 और 140 सीटें मिलने वाली हैं। उतनी सीटें उनको नहीं मिली, 75 सीट के करीब उनको मिली हैं। कहने का मतलब क्या कि इतना बड़ा सैंपल लेने के बाद भी आपके निर्णय सही नहीं थे। तो इससे बात स्पष्ट होती है और ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपको किताबों में देखने को मिल जाएंगे कि सैंपल आपने बहुत बड़ा कर दिया, उसके बाद भी आपके नतीजे सही नहीं निकले। तो इससे बात ये हमको समझ में आती है कि सैंपल का साइज़ कितना होता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम सैंपल को कैसे ड्रॉ करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लें आप। जैसे आप एक क्लास में गए, उस क्लास में समझे 30 या 40 विद्यार्थी हैं। अब उन 30 या 40 विद्यार्थियों के बजाय, उनको पूरे क्लास का अध्ययन करने के बजाय आप 8 या 10 विद्यार्थियों को ले लें, तो 8 या 10 विद्यार्थी की जो आपको जानकारी मिलेगी, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उनका जो एवरेज निकलेगा वो लगभग उतना ही होगा जितना पूरा क्लास का होगा, बनस्पत ये कि आप उन 8 या 10 या 6-8 विद्यार्थियों को कैसे ड्रॉ करते हो। सैम्पलिंग मेथड बहुत ज़रूरी है और जो है ना सैम्पल साइज़ उस पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सैंपल के बारे में जानकारी जानते समय, ऐसे कि सैंपल साइज़ का जब आप कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, जैसे अगर आप सिर्फ सीधा साधा एक व्यक्ति के बारे में, एक ग्रुप के बारे में या एक समूह के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका सैंपल साइज़ निकालने का एक फॉर्मूला है। मगर अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप समझिए किसी विश्वविद्यालय में जाके या कॉलेज में जाके लड़के और लड़कियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर आपका सैंपल बड़ा हो सकता है और ये होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सैम्पलिंग मेथडोलॉजी बहुत ज़रूरी है। और मूलतः सैंपल आप कैसे ड्रॉ करते हैं, जब आप कोई सी सांख्यिकी आधारित सर्वेक्षण करते हैं या क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो उसमें 2 तरह के सैम्पलिंग स्ट्रेटजी होती है। एक तो होता है कि आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। हालांकि किताबों के अंदर, अंग्रेज़ी किताबों के अंदर इसके लिए भारी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग होता है। इसके भी कुछ तरीके होते हैं। दूसरा सैंपल जो प्राय इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, या इसको ये कह लीजिए नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। तो 2 तरीके होते हैं सैम्पलिंग निकालने के, और हर तरीके में, हर मेथड के अंदर आपको अलग अलग सैम्पलिंग के टेक्निक्स मिलेंगे, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। तो समझ ये लीजिए कि आप, महत्वपूर्ण बात यह है कि सैंपल को आप किस पद्धति से ड्रॉ करते हैं और कितना सैंपल ड्रॉ करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि सैंपल आप किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि सेंसस की परिभाषा क्या है, हमने सेंसस समझ भी लिया। हम ये जान लिया कि हर सर्वेक्षण में, हर किसी भी प्रकार के शोध में आपको पूरा सेंसस के साथ किसी तरह का सर्वेक्षण या शोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पैसा खर्च होता है, समय जाता है, इसमें एक्यूरेसी भी उतनी नहीं होती है। तीसरी बात, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कहने लीजिए कि अगर आप समझिए कॉलेज के अंदर सर्वेक्षण कर रहे हैं और उस कॉलेज के अंदर 10-15 हज़ार विद्यार्थी हैं, तो आप पूरे 10-15 हज़ार विद्यार्थियों का सर्वेक्षण नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप सेंसस करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपकी ये हो सकती है कि मैं उन विद्यार्थियों से बातचीत करना चाहता हूँ जो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे हैं, या हिंदी में जो बातचीत कर सकते हैं, या जो रिसर्च में बहुत अच्छे हैं, या जो मास्टर्स पढ़ रहे हैं, या जो बैचलर्स पढ़ रहे हैं, या जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, या ऑनर्स का कोर्स कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, उस विश्वविद्यालय के अंदर से कुछ विद्यार्थियों को तय कर लिया जिसके बीच में आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे आप समझिए, ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाज में पिछले 25-30 साल के अंदर क्या आया है। एक और इसको स्पष्ट उदाहरण कर दूं कि 1990 के आसपास जब अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था, उस समय महिलाओं का चित्रण विज्ञापनों में कैसे किया जाता था। 1990 के बाद उनका चित्रण विज्ञापनों में कैसा किया गया, ये आपका उद्देश्य है। कहने का मतलब कि आप कंपेयर करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पहले 60-70 के दशक में महिलाओं का किस तरह चित्रण किया गया, और जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आ गया है, जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आ गई हैं, जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के भी कड़े गठबंधन हो गए हैं दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ के साथ, तो वहाँ फिर महिलाओं का चित्रण कैसे हुआ है। और आप ये जानते हैं या आप महसूस करते हैं कि इस चित्रण में थोड़ा अंतर आया है।
क्यों करते हैं भाई? क्यों? आपने पुराने ज़माने की फिल्में देखी हैं, जब हीरोइन यहाँ तक ब्लाउज पहनती थी, आदमी यहाँ तक साइड लॉक्स रखते थे, बेल बॉटम पहनते थे, और आज ऐसा सब कुछ नहीं होता है। तो इनके चित्रण के अंदर परिवर्तन आया है। जब इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप किनके विज्ञापन के साथ साथ विज्ञापनों में महिलाओं के चित्रण का अध्ययन कर रहे हैं, और कौन से विज्ञापन आप 1960 के कुछ लोगे, 1970 के कुछ लोगे, 1980 के कुछ लोगे, और यहाँ आप 2000 के बाद के 2000 में 2010 इस तरह के आप विज्ञापनों का चयन करोगे। तो इस माध्यम से जो है आप सैंपल को ड्रॉ करते हो और फिर इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम फिर बाद में बातचीत करेंगे। जो है, धन्यवाद।